हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं इफ्तिखार शिराजी। आज के प्रोग्राम में नाजरीन मुल्क की अंदरूनी सियासत और खारजा महाज पे दरपेश चैलेंजेस को लेकर आज डिस्कस डिबेट करेंगे। और अगर हम देखें सियासी मंजरनामे को तो नाजरीन ख़ुद अपोजिशन जमातों के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं, कशीदगी और तनाव बढ़ती जा रही है, बिलखसूस पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। और अगर दूसरी तरफ हम देखें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात तो उसके अंदर भी तनाव और कशीदगी आए रोज़ बढ़ती जा रही है और ये अब ऐवान की कार्रवाइयों का मुस्तकिल हिस्सा बनती हुई नज़र भी आ रही है। कौमी असम्बली हो या फिर सैनेट, दोनों जगहों पर इल्ज़ामात से भरपूर एक तरह से तकारीर हो रही हैं। अपोजिशन का हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि पार्लिमान को बड़े एक गैर पार्लिमानी तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। और आज हमने ताज़ा तरीन एक मिसाल देखी है सेनेट के अंदर जो कार्रवाई हुई है और उसके दौरान इस हंगामा राई के दौरान कई बिल्स भी मंजूर कर लिए गए, लेकिन देखा यह गया कि अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब की एक तरह से जो चेयर है उसका घेराव भी किया, उनके साथ उलझे भी सही और उन्हें आज की जो कार्रवाई चलाने को उन्होंने आमरीत से तशबीह दी है। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर हम देखें मैदान सियासत में तो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबी जलसे हो रहे हैं और आज के दिन एक इसी तरह के जलसे के दौरान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ साहबा के ऊपर एक नामालूम शख्स ने एक चैनल का माइक उछाला। खुशकिस्मती से उनको माइक लगा नहीं, लेकिन उनको अपनी खिताब रोकना पड़ा। और दूसरी तरफ नाज़रीन अगर हम जिक्र करें थोड़ा सा खारजा महाज पे चैलेंजेस का, तो अफ़गानिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के खारजा महाज के ऊपर एक तरह से सबसे बड़ा इशू है। ऐसे में कि जब वहाँ से अमरीकी और इत्तेहादी फ़ौजों ने अपना कम व बेश 95% खला मुकम्मल कर लिया है। आज उज़्बेकिस्तान के दारुल-हुकूमत दुशंबे के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस हवाले से हुई और वहाँ पे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अफ़गान सदर अशरफ गनी साहब की तरफ से अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी और वहाँ के मामलात में मुदाखलत से भरा एक इल्ज़ाम था, उसको शदीद अल्फाज में मुस्तरद भी किया और पाकिस्तान की पोजीशन इस सारी सूरत हाल पे वाज़े भी की। जबकि अफ़गान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह की जानिब से भी बड़ा एक इल्ज़ाम आया कि शायद पाकिस्तान की फ़िज़ाइया अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस बयान की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इस हक़ाइक़ से बिल्कुल बरक्स करार दिया है। तो नाज़रीन ऐसे में कि जब पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी सतह पर भी माहौल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है और खारजा महाज के ऊपर भी चैलेंजेस दरपेश हैं, तो ऐसे में ऐवान के अंदर जो कशीदगी है, क्या इसको लेके पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुल्क के अंदर अगर कुछ इलेक्शन रिफॉर्म्स हो या दीगर कवानीन से मुतल्लिक़ कानून साजी हो या फिर अफ़गान मसले के ऊपर एक बड़ी मरबूत कौमी पॉलिसी वज़ा करना हो, क्या इन तमाम चैलेंजेस से बेहतर अंदाज में निपट सकती है या इसके लिए मुल्क के अंदर जो सियासी टेम्परेचर है उसको नीचे लाने की ज़रूरत है। इसी पे गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ आज शरीक हैं मज़हर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार और एंकर पर्सन हैं। एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएँगे और वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मदर साहब आपकी तरफ आऊँगा सबसे पहले। सर ऐवान की कार्रवाई आप भी देख रहे हैं, जिस तरह का माहौल आपको कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर नज़र आ रहा है, गोया कि हर रोज़ इल्ज़ामात से भरी तकारीर, फिर वॉकआउट, इस तरह के मंजर देख के हम क्या समझे सर? मामला तब कहीं बंद गली की तरफ जा रहे हैं, क्या होने क्या जा रहा है सर? जी शुक्रिया शिराज साहब। बंद गली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि मायूस कुन ज़रूर है और मायूस कुन दोनों तरह से है।
एक ये कि मायूसी इस वजह से भी हो रही है कि कोई बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर रही और कंसेंसस नहीं बन रहा। दूसरी ये कि ऑपोजिशन का अपना जो हाल है वो बहुत बुरा हाल है। उनके अंदर जो इंतशार है उसकी वजह से वो कोई कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन हमें नज़र नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून का अपना एक पीपल्स पार्टी का अपना वो है। ये पिछले पिछले हमने 1 डेढ़ साल में देखा कि पीडीएम भी आई इस तरीके आई जैसे सीजन में मौसम बदलता रहता है और फिर वो चली गई। अब दोबारा सुना है कि पीडीएम वो हो रही है। तो ये पूरा एक माहौल जो हमें नज़र आ रहा है ये खासा सियासी तौर पे मायूस नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं और पीटीआई की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सीरियस गवर्नेंस के मसाइल उनको दरपेश हैं। आप देख रहे हैं कि जो महंगाई जो है वो उनको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिवली वो कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे महंगाई को। जिसका जो बस चल रहा है वो उसी तरीके से महंगाई कर रहा है। महंगाई हो रही है चाहे रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें हों या इवन अदरवाइज भी हो। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है पॉलिटिकली इंस्टेबल, हालांकि जो है वो एक फ्लो ऑफ डेमोक्रेसी तो हमें नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट्स आ रही हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, अपने टेन्योर पूरे कर रही हैं। इस चीज़ का कभी इम्कान है कि इस मरतबा शायद पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में कोई प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल भी पूरे कर ले। ये अच्छे साइंस हैं। लेकिन जो रिफॉर्म्स जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म्स करनी चाहिए, डेमोक्रेटिकली रिफॉर्म्स करनी चाहिए, जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है उसको कंट्रोल करना चाहिए और ये लीडरशिप का काम होता है। लेकिन अगर ज़बान लीडरशिप की लेवल पे ख़राब हो तो फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे, फिर आप इनकरेज करेंगे। जब आप ख़राब ज़बान इस्तेमाल करने को इनकरेज करेंगे तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि जिस तरह भी आपने बताया मरियम नवाज साहिबा का वाक़या जो हुआ, उससे पहले हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर के प्रोसेशन पे फायरिंग का वाक़या हुआ, इसी तरह जूता फेंकने का वाक़या हुआ। ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी तरीके से जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हक़ में नहीं है और डेमोक्रेसी को ये डैमेज करती हैं, डेमोक्रेसी को नुकसान होता है इन चीज़ों से। और मदर साहब आपको क्या लगता है, जो मैंने इब्तदाई में भी बात की, कि इस तरह के माहौल में फिर आप कोई कानून साजी कर पाएंगे? वो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो या दीगर नैब के कवानीन में तरामीम की बात हो रही है, तो बड़े इशूज़ हैं। इन्हीं को लेकर तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होते हैं, इन्हीं को लेके इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इदारे लोगों की विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इन इशूज़ को फिर हल कर पाएगी सियासी क़यादत, आपको लगता है? नहीं कर पा रहे ना। देखिए पिछले अगर हम देख लें कि 2008 से जो है वो कम से कम इलेक्शंस हैं, एक पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट एक से दूसरी पार्लियामेंट, दूसरे से तीसरी पार्लियामेंट, ये तो कम से कम हो रहा है ना। इसमें शुरू में कुछ रिफॉर्म्स हुई भी, कुछ लेजिस्लेशन हुई भी, जैसे पीपल्स पार्टी के दौर में हुई, 18वीं तरमीम हुई, उसके बाद और कुछ चीज़ें हुई। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को रिफॉर्म्स नहीं कर रही। पॉलिटिकल पार्टीज का अगर आप स्ट्रक्चर देखें उसमें किसी भी लेवल पे बेहतरी नज़र नहीं आ रही। यानी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो माँ सिवाय गवर्नमेंट ऑपोजिशन इसके अलावा कुछ नहीं, और भी चीज़ें होती हैं। क्या जमातों के अंदर डेमोक्रेसी के फ़रोग के लिए कुछ किया जा रहा है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपना स्ट्रक्चर बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं? जी, हमें वो नज़र नहीं आता कि पॉलिटिकल पार्टीज की जनरल बॉडी कभी हुई हो, मरकजी इवन फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंगें भी रेयरली होती हैं। सिर्फ ये होता है कि एक कोर कमेटी बना ली, उसके तहत। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि अपने आप को रिफॉर्म्स नहीं कर रही, इसी वजह से हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी होती नजर नहीं आ रही। वो ठीक है, गवर्नमेंट अपने एक प्रपोजल ले आती है, ऑपोजिशन अपना एक प्रपोजल ले आती है, लेकिन चूंकि वो माहौल नहीं है, एक बदएतमादी है, अक्रॉस द बोर्ड बैठ के इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे। और वो कैसे डिस्कस करें जब आप एक को चोर डाकू कहते हैं, दूसरा उठा के आपको कश्मीर फरोश कहता है। तो इस तरह के माहौल में मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ आगे बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट और कानून साज हो जाए पे। बिल्कुल पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। मुजाहिद चाहूँगा कि मुजाहिद साहब भी शरीक गुफ्तगू हों। सर मुजाहिद साहब, इनफैक्ट आपको क्या लगता है जो इस वक्त एक तनाव की कैफियत है पार्लिमान के अंदर, यही वजह है जिस तरह मजहर साहब कह रहे हैं कि शायद पीटीआई को गवर्नेंस के इश्यूज हैं और अपोजिशन को देखा जाए तो एक बहुत बड़ी डिवाइड वहाँ पे है, यही वजह है कि वो जो एक एंग्जाइटी है, जो एक रैंक्स के अंदर परेशानी है, उसका इजहार पार्लिमान के अंदर भी हमें नज़र आता है? या आपको लगता है कि दोनों तरफ से एक स्ट्रेटजी यही है कि हमने
पार्लिमान के माहौल को कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रखना? देखिए, एक बात है, ये शिराई साहब आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस्लामाबाद में से पार्लियामेंट भी कवर करते रहे हैं और बहुत दो दहाइयों से करते रहे हैं। बात यह है कि माजी में इस वक्त जो ये अपोजिशन पार्टियां हैं, ये जो इस हवाले पे बहुत रद्दअमल का इजहार कर रही हैं, शोर गौर कर रही हैं, इन्होंने कौन सी अच्छी रवायत डाली? और इनसे क्या, अगर मैं तो कहूँ, जो आपकी पाकिस्तान की पहली पार्लियामेंट थी भुट्टो साहब की, उसमें तो अब लोग यहाँ तारीख भूल जाते हैं, उसमें तो लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो थे उस वक्त शायद मुफ्ती महमूद साहब थे, उन्हें 16 अरकान को उठा के बाहर फेंक दिया था। सिर्फ 16 अरकान थे। ये हो रहा है पहली असेंबली में आपकी जो 73 के आइन के तहत बनी थी। और बाद में आपने देखा होगा गो बाबा गो के नारे लगते थे, वो उधर बीबी को नहीं बोलने देती थी। तो ये जो दोनों बड़ी पार्टियों ने क्या क्या नहीं किया पास्ट में, वो उन्हें पेश नजर रखना चाहिए। अब ये और है कि जो सियासी जवाल या ओवरऑल सोसाइटी में जवाल हर शोबों में आया है, सियासत में उससे ज़्यादा आ गया है, जिसका आपने मुजाहरा वो देखा होगा कि बस बाकायदा गालम गलौज मुगल्लात बकते हुए आपने देखा, ख़ास तौर पर ये तहरीक इंसाफ के जो नए लोग छोड़े गए हैं। और मैं नहीं समझता कि बगैर किसी क़यादत के, यानी पार्टी के कायद के बगैर ये कर रहे हों। गालिबन मैं तो समझता था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़रा बदले हुए होंगे, चेंज होंगे, नाम भी इंसाफ पार्टी, कुछ तब्दीली, लेकिन उन्होंने लगता ये है कि लोगों की तवज्जो उठाने के लिए पार्लियामेंट को ये यानी मोतबर और मौसर इदारा बनाने के बजाय चंद लोगों को छोड़ रखा है, जो जब उठता है, जो मैं क्या नाम लूँ, भुट्टो साहब को कुछ कहना या इनको कहना, मतलब उनका मकसद यह है कि स्पॉयलर हैं ये लोग, और इस तरह शोर मचा के अपने बिल पास कराते हैं। इन बिलों की, इन करारदादों की, ये जो कुछ पास करा रहे, कोई हैसियत नहीं है। यह पूरी कौमी असम्बली भरी हुई है। वो आप 18वीं तरमीम करते थे, हमारे रज़ा रब्बानी साहब उसका बड़ा वो लेते हैं जी। क्या हुआ 18वीं तरमीम के नतीजे में? क्या फ़र्क पड़ा? अभी भी सिंध वही शोर मचा रहा है जी, वफाक ये कर रहा है, क्योंकि उस वक्त वफाक में पीपल्स पार्टी मौजूद थी, तो उनका ख्याल था सिंध में भी मौजूद थे, तो उन्हें एक इस तरह का चाहिए था सिस्टम। अब वो उन्हें सूट नहीं करता, वो कहते हैं हमें मज़ीद इख्तियार चाहिए। 18वीं तरमीम आज रद्दी के टोकरे में पड़ी हुई है। क्या दिया उसने एजुकेशन में, क्या दिया इसने हेल्थ में? कौन सा ये रोक सके किसी बात में? तो ये मैं समझता हूँ कि ये पूरी जो पार्लियामानी रवायत थी, उसमें जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी में किया, आज उसकी वर्स्ट फॉर्म में आप तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं। और जहाँ तक अवामी मसाइल हैं, उनको ना इन पर कोई, ना उन लोगों ने कुछ करके दिया, पिछली 4 बार हुकूमतें की, ना इन्होंने 3.5 साल में करके दिया शिरारी साहब। दुरुस्त जी, पॉइंट टेकन जी। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक के पास आएंगे तो जो खारजा महाज के ऊपर चैलेंजेस हैं, उसको लेकर सियासी क़यादत कितनी बेहतर अंदाज में काम कर रही है। एक छोटा ब्रेक के बाद इस मामले को डिस्कस करते हैं। एक बार फिर खुश आमदेद। मज़हर साहब, थोड़ा सा खारजा महाज के मामलात को भी डिस्कस डिबेट कर लेते हैं। सर, कश्मीर का मामला हो या अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो, देखा यह गया है कि हमारी सियासी कायदीन इन मामलात को कई इंतखाबी जलसों में तो ज़रूर इनका जिक्र कर रहे हैं, और वो भी ऐसे कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि शायद उसने सौदा कर लिया, उसने सौदा कर लिया, या माजी ने उसमें कुछ नहीं किया, आज वो कुछ नहीं कर रहा। तो ये मामला जिस फोरम पे डिस्कस डिबेट होने चाहिए वहाँ तो नहीं हो रहे। तो ये कैसा रवैया है, और आपके ख्याल में अगर इनको इस तरह जाके इंतखाबी जलसों में डिस्कस करना है तो इससे मसाइल हल हो पाएंगे या और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे? देखिए, अफगानिस्तान की सिचुएशन तो अभी बहुत ही गैर यकीनी सी सूरत हाल है अफगानिस्तान के अंदर, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहरहाल पाकिस्तान पर आएंगे। और पाकिस्तान को देखना है कि मादी की 2 जंगों के मुकाबले में इस वक्त जो सूरत हाल है उसको वो किस तरह संभालते हैं। जो अभी मैं आपकी ही चैनल के ऊपर नीचे टिकट्स देख रहा था, अफगान तालिबान के जो तर्जुमान हैं शाहीन साहब उनके, तो वो तो टिकट्स जो मैंने देखे हैं वो उसमें तो बड़े मुस्बत इशारे नज़र आते हैं। और अगर यही चीज़ 9/11 से पहले अफगान तालिबान जो है वो करते तो मेरा ख्याल है हुसैन मुमकिन था कि शायद अफगानिस्तान अमेरिका का अटैक भी नहीं होता। क्योंकि अगर याद हो तो जनरल मुशर्रफ ने ये कोशिश की थी कि अफगान तालिबान इस बात को समझें, और मुल्ला उमर के पास उन्होंने लोगों को भिजवाया भी था कि किसी तरीके से अलकायदा और उसामा बिन लादेन वगैरह को यहाँ वहाँ से निकलवा दें, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि उसके बाद जो हमने 20 साल की जंग देखी, उसके नताइज जो है और उसकी प्राइस हमें कितनी पे करनी पड़ी। तो अफगानिस्तान की सिचुएशन तो अभी बहुत गैर यकीनी है।
देखिए, जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हैं वो बड़े, उसमें जो कैंपेन है वो ज़ाहिर है पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं, एग्रेशन होते हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है तो उसको क्रॉस द बॉर्डर भी बहुत जो है गहरी नज़र से देखा जाता है। जो कैंपेन है, क्योंकि एक माहौल नहीं बना हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत हो रही है उसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन बहुत से मामलात पे मुज़ाकरात नहीं करते, मिल नहीं बैठते, उसमें हमने देखा कि ये सिचुएशन जो है वो बॉयल अप हो गई है इस वक्त। और ये जो ब्लेम गेम है, ब्लेम गेम भी चलता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे पर कश्मीर की सौदेबाजी के इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई मोदी का यार कहता है, कोई कश्मीर जो है फरोश किसी को कहता है, तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्रॉस द बॉर्डर दूसरे तरीके से लिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को अगर पहले इलेक्शन कमीशन, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन बुला के ये बात कर लेता तमाम जमातों से एक कॉन्फिडेंस में, या ये कि गवर्नमेंट असल में बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल माहौल, सियासी स्टेबिलिटी गवर्नमेंट क्रिएट करती है, गवर्नमेंट इनिशिएट लेती है, गवर्नमेंट बैठ के चीज़ों को अपोजिशन के साथ वर्कआउट करती है, तनकीद, एक दूसरे के खिलाफ तकारीर, वो सब समझ में आती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके जो रिपरकशंस हैं या उसका जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल मुल्क के ऊपर पड़ता है। तो आज़ाद कश्मीर की जो कैंपेन है उसमें आज़ाद कश्मीर की कैंपेन होनी क्या चाहिए थी? होनी तो ये चाहिए थी कि मुस्लिम लीग नून की वहाँ गवर्नमेंट है, उसने क्या काम किए और क्या काम नहीं किए, उसको निशाना बनाना चाहिए था। लेकिन हमने तो पूरी कश्मीर पॉलिसी को निशाना बना दिया एक दूसरे पे हमले करके। तो मेरा ख्याल है हम कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे इस कैंपेन के अंदर। नहीं कर रहे, बिल्कुल पॉइंट है सर। मुझे साहब आप तरफ आऊँगा। इनफैक्ट अफगानिस्तान के मामले को अगर हम जिक्र करें इसका, तो जिस तरह कह रहे हैं मजहर साहब भी कि बड़ा एक अनसर्टन सिचुएशन वहाँ पे है, लेकिन पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर एक अहम फरीक तस्वर होता है। अगरचे हुकूमत वक्त ने कई अफगान धड़ों की कॉन्फ्रेंस तो बुला ली और वो शायद मुलतवी होगी, अब नहीं हो रही, शायद कल शुरू होनी थी लेकिन नहीं हो रही, लेकिन ख़ुद मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको साथ बिठा के हम आवाज़ हो के एक नेशनल पॉलिसी से हवाले से अडॉप्ट करना, उस हवाले से कोई हमें एफर्ट्स नज़र नहीं आई। तो हुकूमती रवैये को आप कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा इशू है और पाकिस्तान का ये बहरहाल कहना है कि इसका सबसे बड़ा मुतासरा मुल्क पाकिस्तान ही है अफगान इशू का। तो फिर इस मामले पे सबको साथ लेके बैठना, ये रवैया कैसे लग रहा है सर आपको हुकूमत का? शायद एक तो मैं क्विक आपको ये बता दूं कि वो कश्मीर का मामला सीधा है और वो मैं बड़ी गार्डेड लफ्ज़ में कहूँगा। 2008 में पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद में हुकूमत थी, गिलगित में कश्मीर में किसकी हुकूमत आई? पीपल्स पार्टी की। 2013 में इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत थी? नून लीग की। और गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत आई? बल्तिस्तान और कश्मीर की नून लीग की। 2018 में ये आए, गिलगित में किसकी हुकूमत आई? PTI की। खुदा न करे ये तारीख ना दोहराए, लेकिन आपको इल्म है कि ये दो है जो बहरहाल सूबे सर ये तारीख तो अपनी जगह पे, लेकिन एक जो नुक्ता इस वक्त मरियम नवाज साहब उठा रही हैं कि शायद अगर कश्मीर को सूबा बनाने से उनकी आज़ादी सल्ब हो जाएगी, उनके दौर में भी सूबा ही था। पेश आ रही है सर। नहीं वो दोनों नहीं, यानी वो उनके दौर में भी सूबा था, यहीं से बैठकर एक आदमी करता था। बीबी के दौर में भी वो एक खातून होती थी, वो चलाती थी। दोनों ने सूबा ही बना के रखा हुआ था ना, वज़ारत उमूर कश्मीरी चलाती थी। खैर ये एक अलग मौजू है, लेकिन जो बहुत हसास मौजू है, और देखिए जी जो कौमें करती हैं उसको बाद में उन्हें भुगतना पड़ता है। यानी जो अगर जैसे अमेरिकन हैं, तो ये तो खैर अमेरिकन बड़े सस्ते छुट गए। वियतनाम वॉर में तो इनके 70,000 फौजी मारे गए थे, कोरिया वॉर में तो 40-45 हज़ार मारे गए थे। इस वॉर में तो उनको 2,500 मारे गए, और वो भी इसलिए कि 9/11 हो चुका था, अमेरिका में बराह रास्त हमला हुआ था वहाँ पर, उसके रिएक्शन वो करा। और हम लोग जो है उस वक्त जोश के मारे, हमारे तमाम सियासी पार्टियाँ जो है वो जश्न मना रहे थे कि जनाब डेरोलेना ने इधर उधर कर दी, रूस को हमने शिकस्त दे दी। वो एक साहब फातेह बन गए, जो एक जनरल हमारे फातेह जलालाबाद, फातेह काबुल बन गए। तो और 30 लाख हमने बॉर्डर गिरा दिया, 30 लाख लोगों को हमने पासपोर्ट दिए, शनाख्ती कार्ड दिए, क्लाशनकोव दिए, हीरोइन दी, हमने भी तो बना दिया उसको। यहाँ यहीं बैठकर मुआहदे हो रहे थे, तो ये समझ रहे थे कि ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा। आज हमारे घरों में बैठकर उन सो कॉल्ड तालिबान की, चाहे अफगानी हो, पंजाबी हो, पाकिस्तानी हो, मैं तो ना बैड ना अच्छा, तमाम तालिबान एक ही हैं, एक ही फेस है इनका। इन्होंने हमारे 60,000 बंदों को मारा,
7,000 फौजियों को मारा, और आज आप 14 लाख रजिस्टर्ड 14 लाख 28 लाख बैठे आप निकाल नहीं सकते। और अभी भी आप देखिएगा, खुदा न करे कि वहां खाना जंगी हो, बड़े शेख रशीद के लिए हमने बाढ़ लगा दी है, आप बंदूक लेके बैठ जाएंगे। फिर देखिएगा कि यहाँ हजारों की तादाद में, मैंने तो सुना है जलालाबाद से चलना भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी तो मामला चमन तक था ना, चमन से आ रहे हैं, तोरखम से भी आएंगे, फिर हमें भुगतना पड़ेगा। और इसका सबब यह है, वो जो ज़िया उल हक की पॉलिसी थी वो बेनज़ीर ने भी जारी रखी, नवाज शरीफ ने भी जारी रखी, मुशर्रफ ने एक और रोक दिया, इमरान खान भी वही जारी रखे हुए हैं। हम एक यहाँ बैठकर समझते हैं कि जनाब इस्लामाबाद में बैठ के हम हुक्मरान इस पूरे इलाके के, अपना तो समझता नहीं है आपको। यहाँ बारिश हो जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान टूट गया, गटर उबलने हैं, कराची का क्या हाल है, ऐसे इलाहाबाद लाहौर में होगा। चलें ये बैठकर जो है वो सेंट्रल एशिया और पता नहीं कहाँ कहाँ के बातें करते हैं हम लोगों से, सॉरी टू से। जी हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि मुल्क के अंदर भी एक कोशिश होनी नहीं चाहिए थी कि तमाम सियासी जमातें हम आवाज़ हो के इस मामले पे एक मरबूत हिकमत अमली बनाती? वो तो लगता है कि मिसिंग है, या हुकूमत वक्त को लगता है कि इस हवाले से ऑलरेडी कंसेंसस है, ज़रूरत कोई नहीं है? पॉलिटिकल जब सियासी क़यादत, और सियासी क़यादत वो क्या है, जब आपका खुद मीडिया भी उन लोगों के हवाले हो जाए जो पता नहीं काहे के कारोबार किया करते थे। अब छोड़िए, बेकार आप नाराज़ हो जाएंगे, कहीं आपकी वो कोई बिस्कुट का कारोबार करता था, कोई घी का, वो मीडिया आइकॉन बन गए। तो अब आपकी सियासत किन पे आ गई है? नौखेज़ नौजवानों के हाथ में आ गई जिनको शायद तारीख़ का भी नहीं पता हो, और उनके बाप वो विरासत में मिल गई है सबको। और हम इनको उम्मीद कर रहे थे, खान साहब ने उन लड़कों पर छोड़ दिया है जो जितनी बड़ी गाली बकेगा, उतनी बड़ी वजारत, उतना बड़ा उसकी ज़बान दराजी के लिए खोल देंगे। हमारे वो चौधरी साहब है और शेख साहब है, हर मौजू पे रवां होते हैं। तो इन लोगों, सॉरी टू से, ये क्या बैठेंगे, क्यों बैठेंगे, इनमें क्यों पॉलिटिकल मैच्योरिटी? वो लीडरशिप देखिए ना, जब भुट्टो साहब गए थे शिमला एकॉर्ड में, तो वली खां, खैरबख्श मरी और उस क़यादत को साथ लेके गए थे। उन्हें पता था कि हम कितना बड़ा इंडिया से मायदा करने जा रहे हैं, हमारे साथ होना चाहिए। इसी तरह बहरहाल जुनीजो ने कोशिश की थी जब जनवा एकॉर्ड हुआ, तो आपको याद है। अब आज क्या बात है, वो आप ये आप इनको लेकर, जिन लोगों को लेके गए, जिन्हें ये नहीं पता कि ये खित्ता क्या है। मैं देख रहा था दाएं बाएं कौन बैठे थे खान साहब के, उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि ये काबुल से आगे दोशंबे का रास्ता खुलेगा तो क्या फर्क आएगा। तो ये तो हाल है आपका। बिल्कुल पॉइंट टेकन। मैं चाहूंगा कि मजहर साहब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लें, और बिलखसूस मैं चाहूंगा सर कि अशरफ गनी हो, अब्दुल्ला हो, या अफगान क़यादत जिस वक्त है बड़ा एक एंटी पाकिस्तान स्टांस ले रही है, वजह क्या है सर? क्या हॉस्टेज बने हुए हैं उन ताकतों के यहाँ कि जो अगेन पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, या वाकई लगता है आपको कि इनकी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है और ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ इसी तरह की हैं? नहीं, मेरा ख्याल है इंडिपेंडेंट ओपिनियन तो क्या होगी, उनकी कमजोरियां हैं, और वो बड़ा इजी होता है कि आप उठा के सारा ब्लेम पाकिस्तान पे डाल दें। पाकिस्तान की मादी में प्रॉब्लम्स रही हैं। पाकिस्तान ने, यानी अफगान तालिबान जो है वो तो बने ही पाकिस्तान में थे। 96 के अंदर पाकिस्तान ने ही अफगान तालिबान बनाए थे। इसमें तो कोई, इसमें ये तो हिस्टोरिकल चीज़ है। उसके उस वक्त सूरत हाल और थी, तो हमने रूस के आने के बाद हमारी जो पॉलिसी रही है विज़ावी अफगानिस्तान, उसमें वो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद हमें हुआ है। हमारे बहुत से लोग आज से चंद साल पहले तक, और शायद कुछ लोग अब भी, पहली अफगान वॉर को बहुत डिफेंड करते हैं कि नहीं जी हमारी पॉलिसी दुरुस्त थी। उसके जो नताइज भुगते हैं, जिसका कुछ इशारा मुजाहिद भी कर रहे थे, वो तो सोसाइटी ने भुगते हैं। पाकिस्तान का कल्चर तब्दील हो गया, पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी तब्दील हो गई उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी बढ़ी। फिर वो चले गए, हम ये समझे सूरत हाल बेहतर हो गई, वहाँ सिविल वॉर हुई, सिविल वॉर का भी नताइज आपको भुगतने पड़े। यहाँ आपके यहाँ जो इश्यूज होते थे, यहाँ लोग कार्रवाइयाँ करके जलालाबाद और कंधार और उस जगह जाके बैठ जाया करते थे। तो हमने हमारी पॉलिसीज में बड़ा नुक्स रहा है, जिसका नुकसान हमें बहुत हुआ है। लेकिन जो मौजूदा, चाहे अब्दुल्ला हो, अशरफ गनी हो, या उससे पहले कारज़ाई हो, उनका मसला ये है कि वो अफगान फोर्सेस हों, वो अपने आप को तो मुत्तहिद नहीं कर सके, और ना वो उस तरीके से ट्रेन कर सके कि वो तालिबान का मुकाबला कर सके। तो उनके लिए सबसे आसान होता है अमेरिकन से ये कहना कि देखें जी ये लोग कर रहे हैं, यहाँ से लोग भेज रहे हैं, यहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उसकी वजह से पूरा अफगान बॉर्डर सील भी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये बात कही जाती है। तो उसके सबूत अगर मांगे, यानी कहा कि 10,000 लोग आए पाकिस्तान से, उसके सबूत दें कि 10,000 लोग आए।
सही, एक छोटा सा ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। आज दोशंबे में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान पे हुई, उसके बाद भारतीय मीडिया की जानिब से एक फीडेड क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को किया गया कि बात और आतंकवाद क्या एक साथ चल सकते हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया, पहले वो सुनते, उसके बाद मैं ये मामला लेकर चलूँगा अपने पैनलिस्ट की तरफ। इमरान साहब, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाए बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। यकीनन ये बड़ा एक करारा जवाब मिला है भारतीय मीडिया को। मैं आऊँगा मुजासिब आपकी तरफ। अगरचे कश्मीर के मामले पे तो हमने देख लिया कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अफगानिस्तान के मामले से भी जुड़ा हुआ है। तो क्या किरदार आप देख रहे हैं वहाँ पे चीज़ों को ठीक करने के लिए, या फिर स्पॉइलर के तौर पे लगता है कि भारत अभी भी किरदार अदा करता रहेगा? एक तो ये कि मेरे ख्याल ने ज़रा ओवर प्ले कर दिया, एक जर्नलिस्ट से सवाल किया प्रोवोकेटिव, और उसकी कामयाबी ये होती है कि वो खबर बने। आज वो सबसे बड़ी खबर बन गई। खान साहब ने जवाब अच्छा दिया, करारा, आप जिसको आजकल एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया है। लेकिन देखिए, आप इंडियन इन्फ्लुएंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो जो गनी और अब्दुल्ला जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन्हीं की है। और मेरा ये ख्याल है कि गालिबन उन्होंने जो बुलाया था पाकिस्तान ने, जिसकी बड़ी तैयारियां हो रही थी, और हमें कहा जा रहा था, दफ्तर खारजा के तर्जमानी कल कह रहे थे कि 17 को वो लोग आने वाले हैं और 18-19 को कॉन्फ्रेंस होगी, और रशीद दोस्तम और हिकमत यार और गालिबन 55 नाम लिए थे, और सब आने वाले हैं। मेरे ख्याल में जो गनी और अशरफ गनी और इमरान खान के दरमियान जो, उसको झड़प का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन जो दो बदू गुफ्तगू हुई, उसके बाद मेरे ख्याल में काबुल ने मुकम्मल तौर पर कह दिया होगा कि वो इसका बाइकाट कर रहे हैं। और आपको इल्म है कि तालिबान को तो पहले ही नहीं बुलाया गया था। अब पाकिस्तान, ये मेरा ख्याल है कि ये सॉरी टू से, ये थोड़ी सी हमारी कोई जो सफारतकारी के सिलसिले में कमज़ोरी रही कि हमने इतनी बड़ी अफगान अमन कॉन्फ्रेंस को प्रोपोगेट किया और अचानक खुद ही हमने ऐलान किया, और ये भी नहीं बताया कि असबाब क्या हैं। सबब यही है कि मेरे ख्याल में गनी गवर्नमेंट ने कहा होगा कि न हम वही नहीं शिरकत करेंगे, बल्कि गुलबदीन भी वहाँ बैठे हुए हैं, रुस्तम भी वहाँ बैठे हुए हैं, जो जिनके नाम लिए थे वो उनके बगैर आ भी नहीं सकते थे, और उन्हीं के इन्फ्लुएंस में भी हैं। और वो गुलबदीन और पाकिस्तान वाला नहीं है, या दोस्तम ना उज़्बेक वालों का है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सेटबैक है जो हम नहीं कर सके। और आप देखें ना, आप गॉडफादर जो हम बने करते थे, अब गॉडफादर बन गए दोहा वाले। और दोहा वाले किसके गॉडफादर हैं वो भी आपको इल्म है। यानी अब बराह रास्त ये वाशिंगटन तय करेगा कि तालिबान और काबुल के दरमियान क्या तय होगा। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का वो रोल हो जो माजी में रहा है। शिराई साहब, और आपके ख्याल में भारत भी इसी पेज पे खड़ा है? मजहर साहब क्या लगता है, यही सूरत हाल आपको भी नज़र आ रही है कि भारत यकीनी तौर पर अगर कोई भी एफर्ट्स होती हैं पाकिस्तान की जानिब से तो उनको नाकाम करने की कोशिशें करता रहेगा? मेरा ख्याल है ज़ाहिर है इंडिया का तो अपना इंटरेस्ट होता है, वो अपने इंटरेस्ट के लिहाज से ही वो करेंगे और आपको किसी तरह जो है वो डैमेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कॉन्फ्रेंस इस वजह से मुलतवी नहीं हुई है। कॉन्फ्रेंस मुलतवी हुई है दोहा कॉन्फ्रेंस की वजह से, क्योंकि बहुत से लोग दोहा कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और वो टाइम जो है वो क्लैश कर गया है। और उसकी वजह से अशरफ गनी ने ये रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान से कि इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ा दें। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो इमरान खान और अशरफ गनी की मुज़ाकरात के बाद ये हुआ, उससे पहले ही प्रेस रिलीज जारी हो चुकी थी मुज़ाकरात के मुलतवी होने की, और उसकी वजूहात भी बता दी गई थी। दूसरा ये कि बहुत अच्छा और बहुत ही कंपोज होके खान साहब ने जवाब दिया, और उसके पीछे बहुत, क्योंकि उनका सवाल ये था कि जी दहशतगर्दी और जो है हम साथ साथ चल सकते हैं, तो उन्होंने कहा बीच में आरएसएस की आइडियोलॉजी आ गई है। अब ये बहुत ही क्लेवर जो है वो जवाब था, ना प्रोवोकेटिव था, ना इमरान खान जो है वो प्रोवोक्ड हुए, उन्होंने उन्हीं के ऊपर वो वापस रख दिया, और यही बेसिक वो है। वरना तो इमरान खान जब इख्तिदार में आए उस वक्त से लेके पिछले 3 सालों में इस हवाले से अगर देखें तो वो तो हर जगह पीस की बात कर रहे हैं, पीस इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं। वो बात कह रहे हैं कि वो यानी पहली तकरीर में उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया मुज़ाकरात के लिए, इंडियन क्रिकेटर्स को अपनी वोट टेकिंग में बुलाया, करतारपुर राजदारी की तरफ गए उन्होंने।
तो जो माहौल पाकिस्तान ने बनाया वो टोटली अमन के लिए माहौल बनाया, लेकिन उसको सबोटाज इसलिए किया बीजेपी ने और मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि उनकी अपनी आइडियोलॉजी जो है और उनकी अपनी पॉलिटिक्स जो है बीजेपी की, वो पीस से क्लैश करती है। वो तो उनकी पॉलिटिक्स बेस हेट के ऊपर करती है। जिसकी पॉलिटिक्स बेस ही हेट के ऊपर करे तो वो पीस इनिशिएटिव या पीस मुज़ाकरात जो है उससे उसकी तरफ कैसे जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने बहुत ही कंपोज अंदाज में उस किया, और इसी तरीके से जो अफगानिस्तान के सिलसिले में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो भी एफर्ट कर सकता है वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि वो ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है, इसलिए शायद उसमें टाइम लगेगा। लेकिन इंडिया के हवाले से पाकिस्तान के सिर्फ इमरान खान नहीं, मादी के भी जो रूलर्स रहे हैं उनका बहुत ही क्लियर कट पोजीशन रही है कि अगर कश्मीर के मसले पर डिस्कस करना चाहें तो बिल्कुल करें। जो इंडिया की तरफ से एक्यूजिशन आती थी पाकिस्तान पे दखल अंदाजी की, वो भी काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म कर दी गई है, बल्कि अब जो है वो उस तरह के इल्ज़ामात नहीं आते। लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है, लिहाजा वो इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह हर जगह एम्बेरस करने की कोशिश की जाए। दुरुस्त पॉइंट है जी। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ना शो यही ख़त्म करते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।